कि ममता के जाने के बाद नरेश ने कुछ वियर्ड गूगल सर्चेस किए थे, लाइक व्हाट हैपेंस टू डेथ व्हेन स्पाउस डाइज, हाउ लॉन्ग टू गेट मैरिड आफ्टर वाइफ्स डेथ। ये चीज Oh man. The सीधे देखेर रहेछ नि, he was the murderer. He was the one जसले चाहिँ ममताको मर्डर गर्यो भनेर। अब कसरी बाँच्नेले एक्लै कति बेला म्यारी गर्नेले त्यो डेथ भएपछि त्यस्तो खोजिरहेको छ यार। Okay, what is the people go back to our channel. Hope you guys are doing good. And today we're gonna react to अब सबैलाई थाहै होला हैन, अब ममता काफले अब जुन अनफर्चुनेट चीज भएको थियो अमेरिकामा, जसलाई देश नै हल्लाउने एउटा त्यो केस भनौँ न, एउटा काण्ड भनौँ, त्यो चाहिँ अब आफ्नै हस्बेन्डले यताउता गर्दा त्यो सबैलाई थाहै होला हैन। अनि त्यसको चाहिँ एउटा इन्डियन युट्युबर सर्पे भन्ने छ हैन, उसले चाहिँ A to Z त्यो जे हुन्छ नि डिटेल्स मलाई सबैलाई थाहा होला, तर मलाई चाहिँ के छ भने त्यस्तै डिटेल हुन्छ नि अब A to Z, त्यो चाहिँ मलाई अलि थाहा छैन के भएको थियो भनेर। एन्ड एउटा इन्डियन युट्युबरले चाहिँ यसको डकुमेन्ट्री टाइप भनौँ न त्यस्तो बनाएको रहेछ। एन्ड वी आर गोइङ टु रिएक्ट अन इट। सो ढिला नगरी सुरु गरिदिउँ, लेट्स गो। The information has been collected from multiple public sources like newspaper articles and internet. Okay, sensitive content. Description is okay. Hi guys, my name is Sarpe and welcome back to another case study with me. 28th July 2024 was the last day जब ममता काफले को उनके फ्रेंड्स और कलीग्स ने देखा था, क्योंकि उस दिन के बाद से आज तक ममता का कोई भी अता पता नहीं है। 28 को ही उसने अपनी बेटी के साथ सोशल मीडिया पर एक प्यारा सा वीडियो भी पोस्ट करा था। सो उनको देख के लगता था दैट शी वाज वेरी हैप्पी। तो ऐसी सीमिंगली हैप्पी ममता, जो कि अपनी बेटी से इतना ज़्यादा प्यार करती थी, आखिर वो अचानक गायब कैसे हो गई? सो लेट्स लर्न अ लिटिल मोर अबाउट टुडेस केस रिवॉल्विंग अराउंड द डिसअपीयरेंस ऑफ ममता काफले। ममता काफले का जन्म 1996 में नेपाल के कावरे डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। बचपन से ही ममता एक काफ़ी चेयरफुल और समझदार लड़की थी। उसके पेरेंट्स की वो लाडली थी और जो कोई भी उससे मिलता उसका यही कहना होता था दैट ममता इज़ वाइज बियॉन्ड हर ईयर्स। ऐसा इसलिए था क्योंकि ममता के अंदर छोटी उम्र से ही एक ग्रेट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो कि कई बार बहुत ज़्यादा बड़े उम्र के लोगों के अंदर भी नहीं होती है। जब ममता स्कूल जाने लगी थी तो उस उम्र में भी वो काफ़ी ज़्यादा पंक्चुअल और डिसिप्लिन थी। बेसिकली शी वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट। अब त्यस्तो मान्छे अहिले यहाँ छैन, त्यही पनि अब एउटा नेचुरल भएको भए त केही त्यस्तो हुन्थेन, तर अब द्याट्स अ मर्डर। ओह मैन, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो कि कई बार बहुत ज़्यादा बड़े उम्र के लोगों के अंदर भी नहीं होती है। जब ममता स्कूल जाने लगी थी तो उस उम्र में भी वो काफ़ी ज़्यादा पंक्चुअल और डिसिप्लिन थी। बेसिकली शी वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट, पढ़ाई में भी अच्छी थी वो, शी वॉज डिसिप्लिन। एंड उसके स्टूडेंट्स हम सही, उसके टीचर्स भी उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे। एंड इन सारी चीज़ों की वजह से उसके टीचर्स की काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी करते थे। लेकिन अपनी अचीवमेंट्स की तारीफ़ें सुनने के बाद अपने आसपास से टीचर लोगों से उसे कभी भी इस चीज़ का घमंड नहीं होता था। उल्टा शी वॉज वेरी काइंड एंड वो दूसरे लोगों की हमेशा मदद किया करती थी। उसकी इस आदत के कारण उसने नर्सिंग को एज अ करियर परस्यू करने का डिसाइड करा, ताकि वो अपनी लाइफ को लोगों की हेल्प करने के लिए डेडिकेट कर सके। स्कूल खत्म होते ही ममता के पेरेंट ने उसे बेंगलोर भेज दिया था, जहां वो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में नर्सिंग की पढ़ाई इंडिया पढ़ेको कर रही थी। और बेंगलोर में अपनी पढ़ाई करने के दौरान ममता एक लड़के से अपने म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू मिली, जिसका नाम था नरेश भट्ट। नरेश भट्ट भी ममता की तरह नेपाल का ही रहने वाला था, लेकिन उसकी जॉब के कारण वो जून 2017 से ही यूनाइटेड स्टेट्स में रहा करता था और उसकी बाकी फैमिली नेपाल में रहती थी। उसके डैड लालमणि भट्ट नेपाल के कंचनपुर में एक फार्मेसी की दुकान चलाते थे और उसकी मॉम एक हाउसवाइफ थी। जब ममता ने बेयरली कॉलेज फिनिश करा था
तब नरेश वॉज अ वेल सेटल्ड मैन इन हिज 30s और नरेश की जॉब भी वॉजन जस्ट अ रेगुलर जॉब, क्योंकि वो यूएस मिलिट्री में एज एन ऑटोमेटेड लॉजिस्टिक स्पेशलिस्ट सर्व कर रहा था। ओके, ऊ चाहिँ लाइक युएसको आर्मी। मलाई यो सब चिजहरू त थाहा छैन, तर त्यो अब आउँदैछ। पर जैसे मैं तुम लोग को ये बोला कि वो मिलिट्री में काम करता था, तो तुम्हारे दिमाग में एक मिलिट्री मैन की इमेज आई होगी कि कैसे वो अच्छे से काम करते हैं। दे आर वेरी डिसिप्लिन्ड, वो लोग अपनी कंट्री को अच्छे से सर्व करते हैं, बट दे आर वेरी आउट गोइंग ऑल्सो एंड दे दूसरे मिलिट्री मैन के साथ वो बहुत जल्दी अच्छे से जलप कर लेते हैं, राइट। दे मीट ईच अदर इवन आफ्टर देयर ड्यूटीज आर ओवर। पर मिलिट्री में काम करने के बावजूद भी नरेश एक काफ़ी ज़्यादा शांत, ऑलमोस्ट इंट्रोवर्टेड टाइप का आदमी था, जो कि लोगों से ज़्यादा घुलता मिलता नहीं था। एंड बिकॉज ऑफ दिस थिंग उसने इतने साल यूएस मिलिट्री में काम करने के बावजूद भी बहुत कम दोस्त बनाए थे। बट स्टिल दोनों का नेपाली बैकग्राउंड होने की वजह से वो दोनों एक दूसरे के कल्चर को, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ पाए थे, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे के बहुत जल्द बहुत ज़्यादा करीब आ गए थे। एंड धीरे धीरे इन दोनों की दोस्ती प्यार में कन्वर्ट हो गई थी। नाउ इन दोनों की रिलेशनशिप वॉज गुड, पर इन दोनों की रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट करने वाली ये थी कि इनके बीच का जो एज गैप था वो लाइक ऊ त अलमोस्ट 10 वर्ष जेठो छ, तर अब एज ग्याप भए पनि इन्टेन्सन अब अलिक खराब भइसक्यो लाग्छ र हैन। 9 साल का था। 9 साल का गैप बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि नरेश वॉज इन हिज 30s, पर फिर भी वो इस शादी के लिए या फिर इस प्यार के लिए मान गए थे, क्योंकि दे जस्ट बिलीव कि ममता की इसी में खुशी है एंड नरेश हमारी बेटी को खुश रखेगा, हमारी बेटी को एक स्टेबल लाइफ देगा। सो इसके बाद दोनों फैमिलीज ने मिलकर डिसाइड करा था कि ममता एंड नरेश की शादी नेपाल में ही सारे रीतों रिवाजों के साथ होगी एंड सिर्फ क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली को ही यहाँ इन्वाइट किया जाएगा। सो इवन दो ये कोई ग्रैंड वेडिंग नहीं थी, बट इट वॉज अ हैप्पी एंड पीसफुल वेडिंग जिसमें दोनों फैमिलीज ने काफ़ी इन्जॉय करा। दिसंबर 2020 में इनकी शादी होने के बाद ममता और नरेश पूरे 6 महीने नेपाल में बिताकर जुलाई 2021 को फाइनली यूएस मूव कर चुके थे, जहां पर वो दोनों नरेश के पुराने घर में रह रहे थे। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम जब के भन्छ त्यो आमाबाउले पनि अब छोरीको लागि भनौँ न, अब केटा हेर्दा अब जति एज होस् बाल छैन होइन, ओल्ड सेटल राम्रोसँग सेटल भएको होस्, राम्रो कन्ट्री गएको होस्, त्यो मात्रै हेर्नु भएन क्या। लाइक मान्छेको नेचर हेर्नु पऱ्यो होइन। अब सबै कुरा हुन त अब यस्तो हुन्छ भने के थाहा है। ममता ने यूएस में एंट्री करती, ममता ने यूएस में एंट्री नहीं, ममता ने पहली बार लाइक किसी ऐसे बाहर ऐसे देश में गई थी वो जहाँ का रीतो रिवाज उसको बिल्कुल भी नहीं पता था, जहाँ की लाइफस्टाइल उसे बिल्कुल भी नहीं पता थी, तो उसे थोड़ा सा टाइम लग रहा था ऐसे एडजस्ट होने में इन फॉरेन यूएस कंट्री। बट बहुत ज़्यादा जल्दी ममता को यूएस पसंद आ गया था, और तो और उसके वहाँ काफ़ी सारे दोस्त भी बन गए थे। ममता ने यूएस में सबसे पहले तो अपनी नर्सिंग के जो उसका कोर्स था वो ख़त्म करा, नर्सिंग की ट्रेनिंग ख़त्म करी, और उसे वहाँ ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद एक लोकल हॉस्पिटल में जॉब भी मिल गई थी। दिस वे वो ना ही सिर्फ अपने पैशन को फॉलो कर सकती थी, पर वो अपने पति के साथ रह के उसको भी सपोर्ट कर सकती थी। उन दोनों के लिए समय यूएस में काफ़ी ज़्यादा जल्दी बीत रहा था एंड देखते ही देखते उन दोनों की शादी को 2 साल हो गए थे, और इस टाइम पर वो दोनों अपनी लाइफ के नेक्स्ट फेज़ के लिए तैयार थे। ऑन 20 अगस्त 2023 ममता ने एक प्यारी बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने जब 1 वर्षको थियो बिचरा नीमा रखा था। नीमा का जन्म ममता की लाइफ का हैप्पीएस्ट मोमेंट में से एक था, और नरेश जो यूजुअली शांत रहता था वो भी नीमा के आने के बाद काफ़ी खुश लग रहा था। यहाँ तक कि नीमा के आने की खुशी में उसने वर्जीनिया के मनासस पार्क में एक काफ़ी बड़ा 5 कमरों वाला घर खरीदा था, और पूरी फैमिली अब वहाँ शिफ्ट हो चुकी थी। माँ बनने के बाद ममता की प्रायोरिटीज़ भी चेंज होने लगी थी। वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपनी बेटी के साथ बिताती थी। वो अक्सर टिकटॉक और फेसबुक पर अपने और अपनी बेटी की क्यूट फोटोज़ को शेयर करती थी, जिसमें वो नीमा के साथ खेल रही होती थी। मनासस पार्क मूव होने के बाद ममता ने वहाँ UVA हेल्थ
प्रिंस विलियम मेडिकल सेंटर में एज अ पीडियाट्रिक नर्स ज्वाइन करा, जो कि उसके पहले वाले जॉब से बहुत बेटर था। माँ बनने के बाद भी ममता का वर्क एथिक बहुत अच्छा था और वो अपनी फैमिली और जॉब को अच्छे से बैलेंस कर पा रही थी इस पॉइंट पर। ऑन टॉप ऑफ दैट ममता का दूसरे लोगों के साथ, रैंडम दूसरे लोगों के साथ भी बिहेवियर बहुत ज़्यादा अच्छा था, टू द पॉइंट कि जहाँ पे लोगों को या फिर जो उसके वेल विशर्स थे, जो उसके दोस्त थे, उनको इस बात की चिंता हो जाती थी कि कहीं कोई ममता की अच्छाई का गलत फ़ायदा ना उठा दे। सो इतनी अच्छी और इतनी ब्राइट थी ममता। बट ऑन द अदर हैंड नरेश बहुत ही ज़्यादा ग्लूमी टाइप का पर्सन था एंड ही हैड अ वेरी वियर्ड वाइब अबाउट हिम। वो एक बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी वाला आदमी था और दूसरे लोगों से कम्युनिकेट ना करना वॉज हिज थिंग, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग अगेन, बट ही वॉज जस्ट पोलर ऑपोजिट ऑफ ममता। यू कैन इमेजिन दिस। ओके लाइक देयर अब एउटा चाहिँ सबैसँग हाँस्ने बोल्ने भने अर्को चाहिँ अलि इन्ट्रोभर्ट। ओके अब चाहिँ टेंशन शुरू हुन्छ। कि उसे कैसा लगता होगा कि मैं यहाँ इतने साल से रह रहा हूँ, इतने साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ और तब भी मेरे इतने ज़्यादा दोस्त नहीं बन पा रहे हैं। वाइल ऑन दी अदर हैंड जो मेरी बीवी अभी अभी यहाँ आई है, 2 साल ही हुए हैं उसे यहाँ पे, वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई है यहाँ पर। बट स्टिल भट्ट फैमिली के दिन काफ़ी अच्छे चल रहे थे और जो कोई भी उन्हें देखता था वो यही सोचता था कि ये कितनी प्यारी और कंप्लीट फैमिली है। लेकिन ममता और उसकी फैमिली की खुशियों के दिन नंबर्ड थे, क्योंकि नीमा के जन्म के कुछ महीनों बाद ही इन अर्ली 2024 नरेश जॉबलेस हो चुका था, जिसके कारण उसकी फैमिली को काफ़ी बड़ा झटका लगा था और अब घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ममता पर आ चुकी थी। सो लूजिंग अ जॉब वॉज अ बिग हिट फॉर देम, बट दे वर स्टिल मैनेजिंग, यू नो। ये फैमिली फिर भी मैनेज कर रही थी, दे वर जस्ट ट्राइंग टू सर्वाइव। पर ममता का इस इंसिडेंट के बाद, इंसिडेंट आई एम सेइंग, ममता का नरेश की जॉब हटने के बाद से उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उसकी पर्सनालिटी में एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट आया था। एंड पर्सनालिटीज में ही नहीं, ममता के डे टू डे लाइफ और उसका बिहेवियर भी काफ़ी ज़्यादा रैपिडली चेंज हो रहा था। ओके लाइक अब चाहिँ सुरु हुन्छ असली के भन्छ अब टेंशनहरु भन्ने। हटने के बाद से उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उसकी पर्सनालिटी में एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट आया था। एंड पर्सनालिटीज में ही नहीं, ममता के डे टू डे लाइफ और उसका बिहेवियर भी काफ़ी ज़्यादा रैपिडली चेंज हो रहा था। उसके फ्रेंड्स और कलीग्स ने, जैसे कि मैंने कहा था कि उसके बहुत सारे वेल विशर्स थे एंड शी वॉज क्वाइट पॉपुलर अमंग्स पीपल। सो उसके जो फ्रेंड्स थे उन्होंने भी ये चीज़ नोटिस करी थी कि ममता के बिहेवियर में चेंज आ रहा है, पर उन्होंने कुछ कहा नहीं until she disappeared. The search for a missing mother in Manassas Park. And tonight there are growing questions. यो पहिला चाहिँ लाइक घरको उ आयो खबर आको। Surrounding her disappearance. Just a few hours ago, her husband spoke at a news conference, and Mamta's friends, they did not like what he had to say. No, I don't want to talk to the media. Like, no, I don't want to be the bad person. Up until now, they've rallied outside the apartment wanting answers. She's been lost since July 31st. Where? How? When? Navarro says Mamta tried to call her the night of the 28th. She called me a couple times, but I was asleep. These flyers posted up throughout the area. Tonight, police confirming that it was in fact her husband who was the last person to see her. 27th July 2024 was the last day जब ममता अपने हॉस्पिटल में देखी गई थी, क्योंकि उसके बाद वो कभी काम पर आई ही नहीं। ऑन 28 जुलाई ममता ने अपनी एक क्लोज फ्रेंड नाडिया नवारो को कॉल करा था, जिससे वो अपनी सारी बातें शेयर करती थी। उस दिन भी शायद ममता उसे कुछ बताना चाहती थी, लेकिन नाडिया से उसकी बात हो ही नहीं पाई। लेटर दैट डे ममता ने अपने टिकटॉक पर नीमा और खुद की आखिरी वीडियो पोस्ट करी थी। उसके बाद से ही ममता का कोई भी अता पता नहीं था। तो ममता अब इस पॉइंट पे गायब हो चुकी थी, विच वॉज वियर्ड इन इट्स ओन वे। पर उससे भी ज़्यादा वियर्ड बात ये थी कि ममता के गायब होने के 24 घंटे बाद भी नरेश ने उसकी मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिखाई थी। एंड इट वॉज ऑन ओके, अब सबैलाई थाहा छ को क्रिमिनल भनेर होइन, तर जस अब यताउताबाट राम्रै के भन्छ त्यो इन्फर्मेसनहरू कलेक्ट गरेको रहेछ। अगस्त 1 जब उसके बहुत दिन हॉस्पिटल ना आने के बाद उसकी कलीग ने उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखाई थी पुलिस स्टेशन में, जिसके बाद ऑन 2 अगस्त पुलिस नरेश के घर एक वेलफेयर चेकअप कंडक्ट करने के लिए पहुंची थी। जब पुलिस ने नरेश से ममता की मिसिंग होने के बारे में पूछा तो नरेश ने उन्हें बताया कि ममता वॉज नॉट मिसिंग,
क्योंकि ममता अपनी किसी बहन से मिलने न्यूयॉर्क या टेक्सास गई हुई थी। We're looking for Miss Mamta Kafle. Yeah, she like on Tuesday, Wednesday, she left and then she said she gonna go either New York or Texas, and then she left she had the phone and then she destroyed that phone and then she left. Did she say why she left? Yeah, because we are about to separate and then the home inspection come here I'm about to sell the home. उसने पुलिस से ये भी कहा कि ममता का लंबे समय तक गायब होना कोई नई चीज नहीं है, क्योंकि उसने पहले भी ऐसा करा था एंड इसी वजह से वो कोई मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिखाना चाहता था अपनी बीवी के बारे में। पर सबसे ज्यादा शॉकिंग बात जो नरेश ने बताई पुलिस वालों को वो ये थी कि नरेश और ममता डिवोर्स लेने वाले थे कुछ ही समय में, जिसका सीधा मतलब यही था कि नरेश और ममता के बीच में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही थी एंड दे वर नॉट दैट हैप्पी ऑफ अ फैमिली जो कि सारे लोगों को लगता था। नाउ सिंस नरेश ने कहा कि दिस वाज नॉट अ बिग थिंग, ममता पहले भी ऐसा कर चुके हैं एंड दिस वाज अ यूजुअल थिंग फॉर हर टू डू, तो इसीलिए पुलिस वालों ने भी नरेश की बात मान ली और उन्होंने इस मैटर को वहीं पे छोड़ दिया था एंड दे डिड नॉट टेक एनी एक्शन उस वक्त। पर ममता के बारे में जो डिटेल्स बाहर आने वाली थी उसने पूरे शहर को हिला के रख दिया था। ऑन 4 अगस्त नरेश ने पुलिस को दोबारा कॉन्टैक्ट करा ये इन्फॉर्म करने के लिए कि ममता अभी तक घर वापस नहीं आई थी, जिसके बाद तुरंत पुलिस ने ममता को एज अ मिसिंग पर्सन घोषित कर दिया था और 5 अगस्त से ही पुलिस उसे ढूंढने में लग गए थे। नरेश वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसे उन्होंने इंटरोगेट करा था। इंटेरोगेशन में नरेश ने पुलिस को बताया कि ममता के कपड़े, पासपोर्ट और ग्रीन कार्ड सारी चीज़ें मिसिंग थी, विच सजेस्टेड कि ममता यूएस छोड़कर चले गई थी। बट पुलिस डिड नॉट बिलीव नरेश क्योंकि उसकी स्टेटमेंट्स पे मल्टीपल स्टेटमेंट्स में बहुत सारे लूप होल्स थे और वो बार बार अपनी स्टेटमेंट्स चेंज कर रहा था। कभी वो कहता कि उसने ममता को आखिरी बार 31 जुलाई की रात को देखा था, तो कभी वो कहता कि उसने उसे 1 अगस्त की सुबह को देखा था। ऑल्सो ममता की पूरी फैमिली नेपाल में ही रहती थी, विच मेंट कि वो कभी न्यूयॉर्क या टेक्सास गई ही नहीं थी और ना ही उसकी कोई फैमिली वहाँ थी। इन कारणों से पुलिस का नरेश के ऊपर शक धीरे धीरे बढ़ने लगा था। लेकिन नरेश ने फिर कुछ दिनों बाद फेसबुक पर अपनी वाइफ की मिसिंग होने की खबर पोस्ट करी और लोगों से रिक्वेस्ट करा कि अगर उन्हें कुछ भी पता चले तो वो पुलिस को या फिर उसे खुद इन्फॉर्म कर दें। जो भी चोर आफै तर्सिन्छ के भन्छ चोर आफै तर्सिन्छ भने जस्तो लोग ममता को जानते थे उनका शुरू से ही नरेश पर शक था, क्योंकि वो ये चीज़ मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि इतनी ज़्यादा डेडिकेटेड वाइफ, इतनी ज़्यादा डेडिकेटेड मदर जो अपनी बेटी से इतना ज़्यादा प्यार करती है, वो अपनी बेटी को बस ऐसे ही छोड़ के चली जाए, जबकि उसकी बेटी का बर्थडे आने ही वाला था कुछ दिनों में। ममता के कोवर्कर्स ने ओए त्यो लाइक उसको बच्चा त त्यो 1 वर्ष पनि भएको छैन यार बेचारा। मीडिया में बताया कि ममता काफ़ी टाइम से उनसे बातें करी थी नरेश को डिवोर्स देकर मूव ऑन करने के लिए, लेकिन बार बार क्या होता कि जब भी ममता इस बारे में बात करती नरेश से, नरेश उसे हमेशा मैनिपुलेट करके अपने पास रुकने के लिए मना लेता था। उन्होंने ये भी क्लेम करा कि ममता की बॉडी पर चोट के निशान हुआ करते थे, एज इफ उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता हो। नरेश से अलग होने के कारण ममता कई महीनों से हेल्प ढूंढ रही थी और उसने ऐसे कई ग्रुप भी ज्वाइन करे थे जो सिंगल मॉम्स को सपोर्ट करते थे, just in hope to find any help. All of this just suggested कि ममता और नरेश का जो रिश्ता था वो जैसा दिखता था वैसा बिल्कुल भी नहीं था। सोशल मीडिया पर ममता और नरेश एक हैप्पी होलसम कपल की तरह लगते थे, लेकिन उनकी जो सच्चाई थी वो बहुत ही ज़्यादा डार्क थी। लेकिन ऑल ऑफ दिस एट दैट पॉइंट वर जस्ट एलिगेशंस। और नरेश पुलिस के साथ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बिहेव कर रहा था, वो उनके साथ कोऑपरेट कर रहा था, उनकी हर एक तरफ से कुछ ज़्यादा ही मदद कर रहा था। ही वॉज गोइंग बियॉन्ड टू हेल्प पुलिस, लेकिन नो मैटर वॉट ही वॉज डूइंग एट दैट पॉइंट, नो बडी वॉज बाइंग इट। एंड ममता के जितने भी दोस्त थे, जितने भी लोगों से जानते थे, उसके कोवर्कर भी उसकी बेटी नीमा के लिए बहुत ही ज़्यादा वरिड थे, बिकॉज दे डिड नॉट ट्रस्ट नरेश। मोर ओवर पूरे शहर के लोगों ने कम्युनिटी सर्चेस भी ऑर्गेनाइज करे थे, जिसमें शहर के सिटीजन्स ग्रुप बनाकर ममता को हर कोने में ढूंढ रहे थे, पर नरेश वॉज नेवर सीन इन एनी ऑफ दीज कम्युनिटी सर्चेस। अगले कई दिनों तक
पुलिस ममता के वेयर अबाउट्स के बारे में पता लगाती रही और उन्हें कुछ ऐसा मिला जो नरेश को काफी शेडी दिखा रहा था। जब पुलिस ने शहर और उसके सराउंडिंग एरिया में सीसीटीवी फुटेजेस चेक करे तो उनमें उन्होंने देखा कि ऑन 30 जुलाई नरेश ने एक वॉलमार्ट स्टोर से 3 नाइफ्स खरीदी थी एंड जस्ट अगले ही दिन उसने एक दूसरे वॉलमार्ट से क्लीनिंग सप्लाईज भी खरीदे थे। मैले सुनेको थिएँ। ओके, अब चाहिँ बाहिर आउँदैछ। That was not shady enough। नरेश ने कहा था कि ममता ने अपना फोन जाने से पहले डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन उसकी फोन की आखिरी लोकेशन लाउडन काउंटी में थी जहां नरेश को भी स्पॉट करा गया था। एंड इस पॉइंट पर नरेश बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था। इट इज़ वेरी क्लियरली एविडेंट। ओके, नरेश बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था कि लोग उससे सिंपथाइज करें एंड इंटरव्यूज़ में भी या फिर जिन भी रिपोर्ट्स में वो जा रहा था उसमें भी वो काफ़ी ज़्यादा विक्टिम जैसा पोर्ट्रे कर रहा था खुद को। लेकिन नरेश को ये नहीं पता था कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी एंड पुलिस इन्वेस्टिगेशन उसके इस पोर्ट्रेयल के बिल्कुल ऑपोजिट थी। बट दिन आगे बढ़े थे, इन्वेस्टिगेशन हो रही थी और फाइनली 20 अगस्त का दिन आ गया था जिस दिन उसकी बेटी नीमा का बर्थडे था। तो नरेश ने सरप्राइजिंगली उसकी बीवी के गायब होने के बाद भी सरप्राइजिंगली अपनी बेटी के लिए एक बर्थडे पार्टी टाइप की रखी थी। मे बी ही वॉज बीइंग अ गुड डैड जेन्युइनली और मे बी ही वॉज जस्ट नॉट बॉदर्ड विद एनीथिंग। पर इस पार्टी में उसके जितने भी नेबर्स थे, जितने भी ममता के दोस्त थे, जितने भी उनके नेबर्स थे, वो सब लोग नीमा को चेयर करने के लिए उसके लिए गिफ्ट लेकर आए थे उसके बर्थडे पर। एंड वहाँ आकर सारे के सारे लोग नीमा को कंग्रेचुलेट कर रहे थे। लेकिन एक बहुत ज़्यादा वियर्ड सी चीज़ हो रही थी इस बर्थडे पार्टी में, वो ये थी कि नरेश जो भी लोग घर के अंदर आ रहे थे, लाइक डोर स्टेप से जो भी लोग अंदर आ रहे थे, उनमें से किसी को भी वहाँ फोटोज क्लिक नहीं करने दे रहा था, यहाँ तक कि बर्थडे गर्ल की भी नहीं। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा ना कि जब केक काटते हैं लोग तो दूसरी साइड से फोटो लेते हैं जस्ट टू शो इट, यू नो। नरेश ने वो चीज़ भी अलाउ नहीं करी अपने घर में। एंड उसकी जो रीजनिंग थी इसके पीछे वो ये थी कि मेरी प्राइवेसी खराब हो रही है घर की। उसके ऐसे बिहेवियर के कारण लोगों का शक और भी ज़्यादा बढ़ रहा था नरेश पर। एंड उनका शक यकीन में बदल गया था जब अगले दिन, बर्थडे के अगले ही दिन, पुलिस उसके घर में एक वारंट लेकर आई उसे अरेस्ट करने के लिए। अभी तक जैसे मैं तुम लोगों को बताया था कि नरेश बहुत ही ज़्यादा पुलिस का साथ दे रहा था, ही वॉज कोऑपरेटिंग। लेकिन उस दिन जब पुलिस उसके डोर स्टेप पे आई तो बिना कुछ जाने भी ही वॉज जस्ट नॉट कोऑपरेटिंग, ही वॉज जस्ट नॉट लिसनिंग। इट वॉज वेरी क्लियर कि नरेश कुछ तो छुपा रहा था पुलिस वालों से, लेकिन पुलिस वाले इस बारी उसकी एक भी नहीं सुनने वाले थे। एंड दे जस्ट स्टार्टेड सर्चिंग हिज हाउस। पुलिस वाले उसके घर की सर्च कर रहे थे, पूरा ये एक रात तक चली सर्च। और अगले दिन जब नेक्स्ट डे सर्च खत्म हो गई थी तो एक ऑफिसर के साथ नरेश को देखा गया था, उसके हाथ में हैंडकफ्स थे। और जो कुछ भी पुलिस को उसके घर में मिला वो सबको सच में हैरान करने वाला था। पुलिस को नरेश के बेडरूम में खून के छींटे मिले थे जो कि बाथरूम की तरफ लीड कर रहे थे। दिस सजेस्टेड कि किसी की बॉडी को बेडरूम से बाथरूम की तरफ ड्रैग करा गया था। और तो और Okay, that was shocking, man. Okay. तो और नरेश ने जो 3 नाइफ्स खरीदी थी उसमें से 2 नाइफ्स मिसिंग थे एंड क्लीनिंग सप्लाई भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट पे यहाँ पर यूज़ करे गए थे। दिस वॉज इनफ एविडेंस जिससे पुलिस ने नरेश को एक पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की लिस्ट में ऐड कर दिया था। Do you have a person of interest? He is a person of interest. The husband? Yes. Husband's person of interest. He's been a point of interest, and everybody knows that. एंड बेबी नीमा को फॉस्टर केयर में दे दिया गया था उस समय पर, तब तक जब तक ममता की फैमिली वाले यूएस नहीं पहुंचते थे। इस पूरे टाइम पे इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत से ही, जब मिसिंग फाइल रिपोर्ट हुई थी तब से ही नरेश ये ढूंढ कर रहा था कि वो अपनी वाइफ से कितना प्यार करता है, वो अपनी वाइफ की कितनी चिंता करता है। उसने इंटरव्यूज दिए थे जिसमें उसने कहा था कि उसकी वाइफ के चले जाने से I am the one who's suffering. You mentioned to me on the phone that you're the one suffering tonight. You mentioned... Yeah, I'm the sufferer one. I'm the sufferer. My baby and then myself, you know, like we are suffering the most. पर नरेश का घिनौना चेहरा सारे लोगों के सामने आ चुका था।
पुलिस ने नरेश के ऊपर कंसीलमेंट ऑफ अ डेड बॉडी के चार्जेस लगाए थे, बट नॉट मर्डर, क्योंकि अभी जितना एविडेंस है उससे ये प्रूव नहीं किया जा सकता कि नरेश ने ममता को मारा था। नरेश फिलहाल पुलिस की कस्टडी में है और अभी भी इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है और ममता को ढूंढा जा रहा है। ममता को गायब हुए अब 1 महीने से ऊपर आराम से हो चुका है, 2 महीने हो चुके हैं एक्चुअली। और इस पॉइंट पे यूएस की पुलिस जो है वो उन्होंने ये मान लिया है कि ममता काफले अब मर चुकी हैं। लेकिन उसके बाद भी मैनस पार्क के लोग कंटिन्यूसली उसकी तलाश में लगे हुए हैं और उसके घर के सामने विशेस, प्रेयर्स और कैंडल्स भी प्लेस करे गए हैं। दिस जस्ट शोज कि ममता को लोग कितना पसंद करते थे। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका आंसर हमें अभी तक नहीं मिला है 2 महीने के बाद भी, वो ये कि क्या नरेश ने ही ममता को मारा? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर उसने ममता को मारा तो उसके पीछे का मोटिव क्या था? नरेश अभी भी नॉट गिल्टी प्लीड कर रहा है एंड लेट्स जस्ट अज्यूम कि उसने ही ममता को मारा। लेट्स अस अज्यूम कि उसने ही ममता को मारा होगा, तो उसने ऐसा आखिर करा क्यों और कैसे करा? लेकिन इस केस में देर आर थोड़ी बहुत हमारे पास इंफॉर्मेशन है जिससे हम ये डिड्यूस कर सकते हैं कि अगर उसने ये करा हो, अगेन आई एम एम्फसाइजिंग ऑन दैट वर्ड, कि अगर उसने ये करा हो तो उसने ऐसा आखिर क्यों करा होगा? दरअसल इन February 2024 ममता ने अब फुल डिटेलमा किन चाहिँ गरेको अब त्यो अपने घर पुलिस को बुलाया था। उसने नरेश के खिलाफ कंप्लेंट भी करी थी कि वो ममता को उसके डॉक्यूमेंट्स लाइक ग्रीन कार्ड, पासपोर्ट नहीं दे रहा था। नरेश ने ममता का फोन भी तोड़ दिया था। त्यो उले ममताले नै उ गरेको थियो आफै तोड। ओके। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे पास और भी ज़्यादा डिटेल्स हैं जिससे नरेश के एलिजेड मोटिव्स एक्सप्लेन हो सकते हैं। अभी जॉब खोने के बाद नरेश वॉज वेरी टेंस्ड एंड वो काफ़ी ज़्यादा कर्जे में भी था एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा एक तो गुस्से में रहता था और वो अपना सारा का सारा गुस्सा ममता पे निकालता था। उसे अपने कार की $1200 पर मंथ इंस्टॉलमेंट देनी पड़ती थी और उसके साथ साथ अपने घर के लिए $6000 का मंथली मॉर्गेज भी पे करना पड़ता था, जो कि नरेश ऑब्वियसली पे नहीं कर सकता था उस समय। इसलिए ऑन 19 अगस्त उसने अपनी टेस्ला कार भी बेच दी थी। यहाँ तक कि नरेश ने लोगों से ममता का एक्सक्यूज देकर डोनेशंस भी लिए थे, विच इज सच अ क्रीपी थिंग टू डू। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में ये उसको नाम लिएर चाहिँ त्यो उसको नाम त्यो चाहिँ आफ्नो वाइफको नाम लिएर चाहिँ डोनेसन मागिरहेको थियो। भी पता चला कि ममता के जाने के बाद नरेश ने कुछ वियर्ड गूगल सर्चेस किए थे, लाइक व्हाट हैपेंस टू डेथ व्हेन स्पाउस डाइज, हाउ लॉन्ग टू गेट मैरिड आफ्टर वाइफ्स डेथ, ये चीज। ओह मैन त्यो सीधे देखेर छ नि, लाइक ही वाज द मर्डरर, ही वाज द वन जसले चाहिँ ममताको लाइक मर्डर गर्यो भनेर। अब कसरी बाँच्ने रे एक्लै, कति बेला म्यारिड गर्नेले त्यो डेट भएपछि त्यस्तो खोजिरहेको यार। यही प्रूव करती है कि नरेश न्यू एग्जैक्टली व्हाट ही वाज डूइंग और उसने अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही ममता के गायब और खून करने का प्लान बनाया था। अगेन आई एम सेइंग दिस थिंग कि दिस इज एन ऑन गोइंग केस एंड नरेश अभी भी गिल्टी प्रूव नहीं हुआ है एंड ममता जी अभी तक नहीं मिली हैं। पर इन माई ओपिनियन द बिगेस्ट, सबसे ज़्यादा जिस आदमी को इस प्रॉब्लम होने वाली है इस केस से, वो है नीमा, क्योंकि उन्होंने अपनी माँ खो दिया है। उनके बाप, उसके जो पिता हैं, वो ही एक कातिल हो सकते हैं एंड वो भी उसके साथ अभी नहीं है। बट विद दैट ममता काफले का केस अभी यहीं पर हॉल्ट पर है। बिफोर यू गो गाइस, अगर तुम लोग को ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है देन प्लीज गो फॉलो मी ऑन स्पॉटिफाई। यू थिंकिंग कि मैं ओके द्याट इट। अनि म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने अब लाइक 90% नै स्योर छ के, लाइक उसको हस्बेन्ड नै त्यो के अरे त्यही नरेश नै ममताको त्यो के भन्छ कातिल भन्नु, अब एउटा हत्यारा होला भनेर। अनि सही लाग्यो यो, लाइक अलि धेरै ऊ के भन्छ त्यो इन्फर्मेसनहरू ग्यादर गरेर भिडियो बनाएर चाहिँ नि। अनि जो पनि प्यारेन्ट्सहरू अनि जो पनि अब
स्पेसली गर्ल्सहरू भनौँ न जसले यो हेरिरहेको छ होइन अब आफ्नो ऊ गर्दाखेरि सबैले अब इन्टेन्सन त थाहा हुँदैन होइन मान्छे हरेकको तर पनि अलिकति सचेत भएर नै जो आफ्नो स्पष्ट हुनु एउटा आफ्नो पार्टनर रोज्नु भन्छु अब पैसाको पछाडि अनि कहाँ कुन कन्ट्रीमा छ कुन कति राम्रो कन्ट्रीमा छ कति राम्रो कमाउँछ त्यो भनेर मात्रै अब नहेर्नु होइन अब अन्त मान्छे सबैलाई थाहा हुँदैन के कस्तो हुन्छ तर पनि एउटा सानो सजेसन एन्ड द्याट इज इट अझै पनि होल्डमै छ त्यो केस त अब लाइक छिटै नै उसको के अरे ममताको हत्याराले चाहिँ त्यो सजाय पाओस् हाम्रो तर्फबाट त्यही नै हो अनि सी यू गाइज आजको लागि यति नै थियो भिडियो मन पऱ्यो भने चाहिँ भिडियो लाइक गरिदिनु अनि सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट भिडियो बाई बाई